सम्मानित मंच, मैं भाषा के दृष्टिकोण से और विषय के दृष्टिकोण से अपनी लघुता को मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बातों को हिंदी या इंग्लिश में रख सकता हूँ, तो हिंदी में ही आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूँगा। सम्मानित मंच, मुख्य वक्ता आचार्य सियाराम दास न्यायिक जी, विशिष्ट वक्ता आचार्य नरोत्तम सेनापति जी, विशिष्ट वक्ता आचार्य विष्णुपद महापात्र जी, संस्थान के निदेशक आचार्य ललित कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर देवदत्त सरोदे जी, मंच का संचालन कर रहे अंकित मिश्र जी, इस संगोष्ठी में उपस्थित सम्मानित सदस्यगण, डॉक्टर अंजनी सिंह जी, डॉक्टर नीरज कुमार पांडे जी और सभी सम्मानित सदस्य, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। न्याय दर्शन पर ये संगोष्ठी आयोजित है और न्याय दर्शन की हम लोगों ने महिमा सुनी आचार्य प्रवर के द्वारा। मुंडकोपनिषद में एक श्लोक आता है, द्वे विद्ये विदितव्ये इति हस्म यत् ब्रह्मविदो वदन्ति पराच एव अपराच। विद्याएं दो तरह की हैं, एक परा और दूसरा अपरा। परा विद्या जिसे हायर नॉलेज या आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है, और अपरा विद्या जिसके अंतर्गत विद्वानों ने वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य और जितने भी हमारे सूत्र साहित्य हैं सबको रखा है। ज्ञान अनंत है और इस अनंत यात्रा में और बेसिकली जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो समुद्र है। इस समुद्र मंथन में अनेकानेक रत्न मिलते हैं और इन अनेकानेक रत्न को पा करके, उसके बूंद मात्र को पाकर भी हम संतुष्ट हो पाते हैं। ये हमारे दृष्टि भेद पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टि से उस शास्त्र का, उस ज्ञान का अवगाहन करते हैं और धारण करते हैं। आज परा ज्ञान की चर्चा करने का समय नहीं है, क्योंकि तर्क संग्रह के ऊपर ये संगोष्ठी आयोजित है। लेकिन एक संवाद जरूर सुनाना चाहते हैं, छांदोग्य उपनिषद का है, आचार्य प्रवर लोग जान रहे होंगे। जब सनत कुमार और नारद जी का संवाद होता है, नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि आचार्य, मैंने वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद।
मैंने वेदांगों का भी अवगाहन किया है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और युद्ध। मैंने पुराणों की भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन आचार्य मुझे शांति प्राप्त नहीं हुई है। और आपके जैसे मनीषियों के द्वारा ये सुना हूं कि यदि मैं आत्मज्ञान प्राप्त करता हूं तो उस शांति को भी मैं प्राप्त कर पाऊं। तरति शोकम आत्मवित्, ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। ज्ञान अनंत और असीमित है और एक पहाड़ी यात्रा के समान है। पहाड़ी यात्रा में जब हम फुटहिल पर होते हैं तो हमें लगता है कि ये ज्ञान है और इसे हमने प्राप्त कर लिया। ऊंचाई देखते हैं, चोटी देखते हैं, लेकिन जब ही हम उस चोटी पर पहुंचते हैं एक और उससे उत्तरोत्तर वृद्धि लिए हुए एक चोटी मिलती है। लगता है कि ये नहीं, वो ज्ञान है, और वहां प्राप्त करके हमें पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। और जब हम वहां पहुंच जाते हैं तो फिर एक नई चोटी दिखाई देती है। यह हमारी ज्ञान की अनंतर यात्रा है, अनंत तक जाती है, रुकती नहीं है। जीवन समाप्त हो जाता है, पुनः नया जन्म ग्रहण करते हैं, पुनः उसके बाद यात्रा शुरू करते हैं, तब तक जब तक उस आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। नचिकेता और यमराज जी का संवाद, जब नचिकेता यमराज जी के घर पर जाता है, उनकी पत्नी थी यमराज जी की। नचिकेता ये अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मैं मिलने आया हूं यमराज जी से। उन्होंने कहा कि यमराज जी तो नहीं है बेटे, कुछ खाना पीना खाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक उनसे मिल नहीं लेता हूं। 2-3 दिन बाद आते हैं। मां का हृदय बड़ा करुण होता है, करुणा से प्लावित होता है। उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपका बच्चा इंतजार कर रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है। वो कह रहा है कि जब तक हम आपसे मिलेंगे नहीं तब तक खाएंगे नहीं। आप सब संवाद बहुत लंबा है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। अंततः उस बालक ने यमराज जी से यही प्रश्न रखा कि वो कौन सी विद्या है, वो कौन सा ज्ञान है जिसको जानने के बाद कोई ज्ञान जानना अवशिष्ट नहीं रह जाता। यमराज जी जान गए कि ये किस ज्ञान की बात कर रहा है बालक। उन्होंने कहा कि बेटे, वो ज्ञान लेके तुम क्या करोगे? तुम संसार के धन संपदा वैभव को ले जाओ, इंद्रलोक की परियों को ले जाओ, लेकिन तुम उस ज्ञान को क्या करोगे? आप सब जानते ही हैं कि अंततः वो ज्ञान यमराज जी को अर्पित करना पड़ा। तो एक तो ज्ञान की ये विधा है, एक दूसरी विधा है जिसको हम अपरा ज्ञान कहते हैं। इसमें तर्क संग्रह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तर्क संग्रह की जब हम चर्चा करते हैं, अन्नम भट्ट ने लिखा, तो बालकों को ज्ञान सुखपूर्वक प्राप्त हो सके इस याचना के साथ वो तर्क संग्रह को रचित करते, लिखते। और तर्क संग्रह को यदि आप समझते हैं, मैं तो इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो कार्य है वो पाश्चात्य परंपरा में है,
और बेसिकली ऑस्टिन के स्पीच थियरी पर मैंने काम किया है। तो एनालिटिक फिलोसफी मेरा, एनालिसिस मेरा काम है, उसी पर मेरी गति है। लेकिन जो हम थोड़ी बहुत आचार्य प्रवर के द्वारा जो समझ पाए कि यदि आप न्याय को समझना चाहते हैं तो आप एक ट्रायंगल ले लीजिए, और इस ट्रायंगल में जो 3 एंगल हैं उसमें एक प्रमाता है, एक प्रमेय है और एक प्रमाण है। जब हम प्रमाता की चर्चा करेंगे तो प्रमाता में दोनों ही आ जाएंगे। आप केवल नोअर को मत रखिए, क्योंकि जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही सीमित रूप है, जैसा कि नैयायिक लोग मानते हैं और सही भी है। लेकिन मैं जो कंसंट्रेट करना चाहता हूं, आचार्य प्रवर लोग उस पर विशेष बल देंगे। इस प्रमाता का प्रमेय से रिलेशनशिप क्या है? मानम मेयाधीनम, मेयम मानाधीनम वा। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? यहां पर केवल 2 प्रश्न उपस्थित होंगे, एक प्रमाता है, एक प्रमेय है। तो समस्या यह है कि जो प्रमेय है, जो विषय है, जो ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड है? इज ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट? ये एक प्रश्न है जिसके 2 उत्तर देने के लिए 2 स्कूल्स डेवलप हुए। एक जिसको हम रियलिज्म कहते हैं, वस्तुवाद या यथार्थवाद या वास्तववाद, और दूसरी परंपरा जो विकसित होती है उसको हम आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं, उसको प्रत्यवाद भी कहते हैं, आदर्शवाद भी कहते हैं। समस्या केवल इतनी है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? प्रमाता का प्रमेय से रिलेशन क्या है? जिसने ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम सब्जेक्ट, जो विषय है, प्रमेय है, वो प्रमाता से स्वतंत्र है और आत्मनिर्भर है। इस परंपरा को हम वस्तुवाद के नाम से जानते हैं। और जिसने ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम सब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट। प्रमेय प्रमाता के अधीन है और प्रमाता से स्वतंत्र प्रमेय का अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस परंपरा को हम आइडियलिज्म, आदर्शवाद या प्रत्यवाद के नाम से जानते हैं। तो ये एक परंपरा है जो वस्तुवाद और प्रत्यवाद को लेकर के चलती है। एक और भी बात इससे निकल करके आती है कि जो प्रमेय है, जब उसका ज्ञान होता है हमको, तो विषय के अनुरूप हमको ज्ञान होता है या हमारे ज्ञान के अनुरूप वस्तु है? विषय इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, that we perceive object as they are without any change, or we perceive object according to our mental states. Still there are 2 answers given by scholars. एक ने कहा कि we are only receiver. Our self is just like transparent, which has no image. And the main functioning of mirror, it is to reflect object as it is without any change. हमारी जो आत्मा है वो बिल्कुल दर्पण है, निर्मल दर्पण, स्वच्छ दर्पण, जहां कोई प्रतिबिंब नहीं है,
जैसी वस्तु होती है उसी तरह का विषय उसमें प्रतिबिंबित होता है। अर्थात वस्तु के अनुरूप हमको ज्ञान होता है। यह भी रियलिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और जिसने ये मान लिया कि वस्तु का जो ऑब्जेक्ट हम परसीव कर रहे हैं, जैसे हमने ये मोबाइल को परसीव कर रहे हैं, तो वास्तव में दिस मोबाइल इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम माय कॉन्शियसनेस, बट इट इज एक्सप्रेशन ऑफ माय कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। हम हैं तो ये है, हम नहीं हैं तो इसके होने का, यदि प्रमाता नहीं है तो हम प्रमेय की चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमेय का अस्तित्व प्रमाता के अधीन है। इस परंपरा को विज्ञानवाद या प्रत्ययवाद या आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। अब जो न्यायिक की परंपरा है, न्याय की परंपरा है, वस्तुवाद की परंपरा है, वो ये मानते हैं दोनों ही अर्थों में वस्तुवादी हैं न्यायिक। एक तो इस अर्थ में कि ऑब्जेक्ट इज सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम माय कॉन्शियसनेस। इस डायस का जो अस्तित्व है वो मेरी चेतना से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हम रहे ना रहे, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। और दूसरा, जो न्यायिक मानते हैं कि हम वस्तु को एज इट इज परसीव करते हैं, वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर विदाउट एनी चेंज, बिकॉज आवर माइंड इज completely transparent, which has no image, and it reflects image according to the object. अब मैं एक दो चीजें और बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि इतने बड़े विद्वानों के बीच में मुझे अकिंचनता और लघुता का बोध हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं विद्वानों के समक्ष। अब देखिए, ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट और सेपरेट तो है और ज्ञान वस्तु का होता है, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। और समस्या ये हो गई कि मान लो कि हम बोतल को एज इट इज देख रहे हैं जिस रूप में ये है, तो फिर भ्रम और विभ्रम का समाधान कैसे कर पाएंगे वस्तुवादी? यू परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर विदाउट एनी चेंज, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन The nature of illusion and hallucination? भ्रम विभ्रम दो चीजें हैं। भ्रम तो वहां होता है जहां कोई वस्तु है, but it appears in different way. Hallucination ये नहीं है। Hallucination means where nothing exists, however it appears something. Where nothing exists, जहां कुछ नहीं हो फिर भी कुछ आपको होने लगे, ये हालुसिनेशन की प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि यदि ऑब्जेक्ट सेपरेट और इंडिपेंडेंट है जैसा कि वस्तुवादी मानते हैं, तो इल्यूजन का कारण, इल्यूजन आया कहां से? क्या ऑब्जेक्ट में ही इल्यूजन है, या हमारा कहीं ना कहीं से प्रमाता और प्रमेय के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है जो हमारे नॉलेज प्रोसेस को इफेक्ट कर रहा है? देखिए, इस प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। न्याय दर्शन के आचार्य प्रवर लोग तो अपने ढंग से बताएंगे। मैंने कहा मेरी गति उसमें नहीं है, मेरी पश्चात परंपरा में थोड़ी बहुत गति है। इसके 4 उत्तर दिए गए। केवल समस्या इतनी है कि यदि वस्तु यथार्थ है और हम वस्तु को एज इट इज ग्रहण करते हैं, तो फिर इल्यूजन का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? इस प्रश्न को लेकर के 4 तरह के रियलिज्म डेवलप हो गए। एक जिसे हम सिंपल रियलिज्म कहते हैं, या कॉमन सेंस रियलिज्म कहते हैं, या नेचुरल रियलिज्म कहते हैं। वो भ्रम की व्याख्या नहीं कर पाता, कहता है कि मैं वस्तुवादी हूं, मुझे वस्तु को एज इट इज ज्ञान होता है, लेकिन भ्रम कहां से आता है मैं नहीं बता सकता। तब एक दूसरा वस्तुवाद डेवलप हुआ जो मानता है, इधर देखिए, जो मानता है कि प्रमेय और प्रमाता के बीच में एक थर्ड फैक्टर है, बिकॉज वी डोंट डायरेक्टली परसीव दिस ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मोबाइल आई डोंट नो। देखें, एक सामान्य ये होता है कि व्हेनेवर यू परसीव एनी ऑब्जेक्ट,
तब इसका एक इंप्रेशन आपके माइंड में आता है सेंसेशन के थ्रू, एक इसका इमेज आपके मन में बनता है, और अब आप इमेज को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि मेरे समक्ष मोबाइल नहीं है, मैं इधर देख रहा हूं और फिर भी मेरे मन में एक मोबाइल का भाव है। ये कहां से इमेज आया? तो जो रियलिज्म का एक दूसरा डेवलपमेंट आया, उसने ये कहा कि नहीं, वी डोंट डायरेक्टली परसीव एनी ऑब्जेक्ट, बट वी परसीव ऑब्जेक्ट थ्रू मेंटल इमेज, through idea which exists in our mind, which is produced by external world. It is not independent from external world, but we directly perceive this idea. मित्रों, जो साइकोलॉजिकल मेथड होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए, वो यही होता है। देखिए, जब आप किसी वस्तु को देखते हो तो उसका एक रेटिना पर एक इमेज बनती है, सब जानते हैं, ये साइंटिफिक थियरी है। और जब रेटिना पर इमेज बनती है तो रेटिना पर उस वस्तु का उल्टा इमेज बनता है। जैसे आप ये सोचिए कि ये ऑब्जेक्ट है, तो रेटिना पर इसका इस तरह इमेज बना, और हम उसी इमेज को देखते हैं, वस्तु को नहीं देखते। अब आप जरा सोचिए कि यदि वही इमेज आपके पास आया तो वस्तु सीधी क्यों दिखाई देती है, हमें बोतल सीधा क्यों दिखाई दे रहा है, हमें टेढ़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तब इसका बड़ा एनालिसिस किया गया विद्वानों के द्वारा, और एनालिसिस किया गया कि इसका मतलब ये हो गया कि जब रेटिना पर इमेज बना तो वहां से जो हमारा कॉग्निशन फैक्टर है, वो कॉग्निशन फैक्टर उस इमेज में कुछ तालमेल करता है, उसको प्रभावित करता है, और इसको 6 प्रोसेस से गुजारता है। परसेप्शन, रिटेंशन, डिसर्नमेंट, कंपैरिजन, कंपोजिशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। और जब इतने प्रोसेस से गुजारता है तो वस्तु का प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट परसीव नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ न कुछ मानसिक तत्व भी मिले हुए हैं। हमारे बहुत से जो थर्ड फैक्टर हैं जो हमारे नॉलेज प्रोसेस को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि यदि थर्ड फैक्टर को आप मान लेते हो तो रियलिज्म खत्म हो जाएगा। इसका क्या जवाब दिया जाएगा? कोई भी वस्तुवादी क्या जवाब देगा? वो तो यही मानेगा कि ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है। हम थर्ड फैक्टर को मान लिए तो थर्ड फैक्टर की व्याख्या कहां से करेंगे आप? तो इसके लिए एक नई तरह का इंटरप्रिटेशन आया जिसको हम नेम रियलिज्म, जिसमें बेसिकली अमेरिकन फिलोसोफर है, ब्रिटिशर में 2 हैं उसके चैंपियन, एक मूर है और एक बर्ट्रैंड रसेल है। देखिए, मैं केवल प्रश्न रखता हूं आचार्यों के समक्ष कि न्यायिक इसका किस तरह से उत्तर देंगे। ये इसको आप लोग जब वर्कशाला जब उनके थ्योरीज जब ठीक हो तब तो ये उनके थ्योरी ही ठीक नहीं है, न मूर की न रसेल की। हम चर्चा करेंगे, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो ये थर्ड फैक्टर को यदि हम ले लिए तो हमारा वस्तुवाद खंडन हो गया, और थर्ड फैक्टर को नहीं लिए तो इल्यूजन की व्याख्या कहीं करेंगे। तब क्रिटिकल रियलिज्म ये मान लिया कि जगत में ही कुछ न कुछ घालमेल है, वस्तु में ही कुछ न कुछ घालमेल है, जिसके कारण हमें वस्तु का डायरेक्ट अपीयरेंस नहीं होता है, और ये भी खत्म हुआ। तब एक नई तरह की थियरी आई जिसमें ये माना गया कि ना हम मेंटल प्रोसेस को या मानसिक प्रतियों को देखते हैं, न ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बल्कि एक थर्ड फैक्टर है जो हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में है, और उसी के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे चश्मे के थ्रू हम वस्तु को देखते हैं, उसी तरह एक थर्ड फैक्टर है जो हमारे वस्तु और मन के बीच में आता है। ये समस्याएं बहुत लंबी है क्योंकि एकक पर एकक लेक्चर होता है। आचार्य प्रबल लोग इसको जवाब देंगे। मैं तो केवल धन्यवाद करने आया हूँ आचार्य ललित कुशोर त्रिपाठी जी का, ललित कुमार त्रिपाठी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। मैं उसी समय संदेह व्यक्त किया कि इतने
नैयायिकों के बीच में मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरी गति नहीं है उस विधा में। लेकिन फिर भी आपने कहा आप आए। अब प्रमेय से आप आगे बढ़ेंगे, प्रमेय का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो भी आचार्य लोगों ने 7 तरह के पदार्थ बताया, और उसके बाद आप फिर प्रमाण पर आएंगे। जब प्रमाण पर आ जाएंगे तो फिर प्रमिति और प्रमाण आ जाएगा, जिसके ऊपर आपकी चर्चा की जाएगी। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, विशेष त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूँ, इतने मनीषियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके वचन को मुझे सुनने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने परा और अपरा विद्या पर विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए और प्रमाता प्रमेय पर बृहद रूप से यहाँ पर अपना विचार प्रस्तुत किए, और पाश्चात्य दर्शन का आपका अध्ययन से हमको नए यहाँ पर विचार सुनने को मिले। एतस्मिन्नेव क्रमे